नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का यौगिक है। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। यह परिभाषा है W.M. मैकगवर्न की। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उदारवादी विचारधारा का अस्तित्व पिछली 4 शताब्दियों से है। यह एक लचीली एवं गतिशील विचारधारा है जिसने समय की आवश्यकता अनुसार स्वयं को संशोधित एवं परिवर्तित किया है, किंतु अपने केंद्रीय विचार को इसमें सदैव ही बनाए रखा है कि व्यक्ति साध्य है तथा राज्य एवं अन्य संस्थाएं साधन मात्र हैं। उदारवाद के ऐतिहासिक विकास के आधार पर 2 चरण देखे जा सकते हैं: शास्त्रीय चिरसम्मत उदारवाद और आधुनिक उदारवाद। उदारवाद की इन दोनों श्रेणियों तथा इनसे संबंधित उदारवादी विचारों की व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है। तो पहला इसका रूप है शास्त्रीय या चिरसम्मत उदारवाद। प्राचीन उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया जाता है। इंग्लैंड में प्रारंभिक स्तर पर उदारवाद का जो रूप सामने आया उसे शास्त्रीय उदारवाद कहा जाता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा की मांग तक सीमित था। कालांतर में आर्थिक और राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न भी उसकी परिधि में आ गए। अपनी इस अवस्था में उदारवाद धार्मिक स्वतंत्रता, सहिष्णुता, संविधानवाद तथा राजनीतिक अधिकारों की मांग के रूप में सामने आया। 1688 की क्रांति इतिहास की सबसे पहली उदारवादी क्रांति मानी जाती है। उसने उस शताब्दी की उदारवादी उपलब्धियों को समेकित किया और सुनिश्चित संवैधानिक रूप भी दिया। इस उदारवाद के विकास में जर्मी बेंथम 1748 से 1832, एड स्मिथ 1723 से 1790 तथा हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903 का विशेष योगदान रहा है। शास्त्रीय उदारवाद, जिसे व्यक्तिवादी उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, कि राज्य के संबंध में निम्नांकित धारणाएं हैं। तो शास्त्रीय उदारवाद की धारणाएं हैं: राज्य का यांत्रिक रूप। उदारवादियों के अनुसार राज्य कृत्रिम व मनुष्यकृत है। इनकी रचना व्यक्तियों ने अपनी इच्छानुसार अपनी सुविधा के लिए की है, अतः वे आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन व परिवर्तन भी कर सकते हैं। राज्य का व्यक्ति से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति का जीवन ही राज्य का जीवन होता है तथा व्यक्ति के कल्याण में ही राज्य का कल्याण निहित होता है। दूसरा है व्यक्ति साध्य, समाज तथा राज्य साधन। उदारवादी व्यक्ति को साध्य तथा समाज और राज्य को साधन मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण तथा उसका विकास सबसे महत्वपूर्ण बात है। अतः किसी भी समुदाय, समाज अथवा राज्य की कोई भी व्यवस्था, परंपरा अथवा कानून ऐसा नहीं हो सकता जिसके नाम पर व्यक्ति का बलिदान किया जा सके, क्योंकि ये सब व्यक्ति के लिए होते हैं, व्यक्ति इनके लिए नहीं। अतः इन सब की सार्थकता उसी रूप में है जहाँ तक ये व्यक्ति के हितों की पूर्ति में सहायक हो, और यदि वे अपना यह उद्देश्य पूरा नहीं करते तो उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है या बदला भी जा सकता है। अगली धारणा है कि व्यक्ति के अधिकारों के प्राकृतिक रूप की मान्यता। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक हैं, जिनका
उल्लंघन करने का अधिकार समाज व राज्य को नहीं है। समाज व राज्य व्यक्ति के अधिकारों की सृष्टा नहीं है, बल्कि उनका निर्माण व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। व्यक्ति के ये प्राकृतिक अधिकार ही उसे स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। लॉक के अनुसार जीवन, संपत्ति व स्वतंत्रता व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार हैं, जो कि राज्य या समाज द्वारा नहीं दिए गए। अतः राज्य या समाज ना तो इसमें कोई कमी कर सकते हैं और ना ही उन्हें समाप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श की मान्यता। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन निरपेक्ष रूप से करता है। उसकी मान्यता है कि व्यक्ति प्रकृति से ही स्वतंत्र उत्पन्न होता है, अतः स्वतंत्रता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अतः उसके ऊपर किसी ऐसी सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए जो मनमाने ढंग से उसकी स्वतंत्रता पर कोई अंकुश लगा सके। उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के महान समर्थक हॉबहाउस ने व्यक्ति की 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की है। जैसे पहला है नागरिक स्वतंत्रता। किसने की है? हॉबहाउस ने। और कितनी प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए? 9 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, जातीय व राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगली धारणा है समानता के आदर्श की मान्यता। व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ उदारवादी व्यक्ति की समानता का भी समर्थन करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति समान प्राकृतिक अधिकार लेकर उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें समान माना जाना चाहिए। हालांकि प्राकृतिक क्षमताओं की दृष्टि से मनुष्यों में भिन्नता होती है, किंतु राज्य के कानून व शासन की दृष्टि में सभी व्यक्तियों को समान माना जाना चाहिए तथा जाति, धर्म, लिंग अथवा भाषा आदि के आधार पर राज्य की ओर से उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगला है राज्य के न्यूनतम कार्य। इस दौर में उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्यक्षेत्र को एक दूसरे का विरोधी मानता है। अतः अधिकतम स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक माना गया है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम हो। तदनुसार यह प्रस्तावित किया गया कि राज्य बाह्य आक्रमण से रक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था तथा इन दोनों कार्यों के निष्पादन के लिए कर प्रणाली का संचालन करे। इसे हस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है, जो उन्मुक्त बाजार और स्वतंत्र व्यापार पर आधारित मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शास्त्रीय उदारवाद राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है, जिसे अपनी सर्वोच्च सत्ता के माध्यम से समाज में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करता है। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ मर्यादित होती है, लेकिन बदले में व्यक्ति हिंसक संघर्ष और अराजकता से बच जाता है। इस अर्थ में राज्य एक आवश्यक बुराई है। अगला है आधुनिक उदारवाद। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शास्त्रीय उदारवाद और उससे जुड़ी चिंतन परंपरा में निरंतर परिवर्तन होता गया। इसमें राज्य की नकारात्मक भूमिका के स्थान पर उसके सकारात्मक पक्ष पर बल दिया गया, अतः इसे सकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। इस परिवर्तन में उसका मूलभूत आदर्श व्यक्ति की स्वतंत्रता तो वही रहा, किंतु इसकी प्राप्ति के साधन बदल गए।
शास्त्रीय उदारवाद की सफलता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को वांछित राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अतः वह राज्य के अहस्तक्षेपवादी स्वरूप की मांग तक सीमित न रहा, बल्कि उसने ऐसे राजनीतिक और आर्थिक संगठन की मांग की जो व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दिला सके। प्रारंभ में उदारवाद ने मध्यम वर्ग के लिए जिन अधिकारों की मांग की वे उन्हें मिल चुके थे, किंतु किसान और मजदूर वर्ग अभी भी इससे वंचित थे। इनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता तभी संभव थी जब राज्य इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही करता। आधुनिक उदारवाद में व्यक्ति के कल्याण को, विशेषतः निर्बल और निर्धन व्यक्ति के कल्याण को, उसकी स्वतंत्रता की शर्त माना जाता था। शास्त्रीय उदारवाद के विपरीत आधुनिक उदारवाद यह विश्वास करता है कि व्यक्तियों के परस्पर संबंधों को नियमित और संतुलित करने के लिए राज्य को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। आगे चलकर यही आधुनिक उदारवाद कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। आधुनिक उदारवादियों में जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 से 1873, टी.एच. ग्रीन 1836 से 1882, एल.टी. हॉबाउस 1864 से 1929, एच.जे. लॉस्की 1893 से 1950 तथा आर.एम. मैकाइवर 1882 से 1970 आदि प्रमुख हैं। आधुनिक उदारवाद, जिसे सकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, ने राज्य को एक ऐसी वर्गोपरि संस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो विरोधी वर्ग हितों के बीच आंशिक रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य सत्ता एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते हैं, बल्कि राज्य अपनी सकारात्मक गतिविधियों द्वारा ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां निर्मित करता है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और दूसरे अधिकारों का उपयोग कर सकें। टी.एच. ग्रीन ने इसे ही बाधाओं को बाधित करना कहा है। तदनुसार राज्य केवल शक्ति संरचना नहीं रह जाता जिसे सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना मात्र करनी है, बल्कि वह सार्वजनिक कल्याण के जरिए स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने वाली संस्था बन जाता है। इस क्रम में वह केवल नकारात्मक कार्य ही नहीं, बल्कि निःशुल्क एवं अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम कल्याण आदि सकारात्मक कार्य भी करता है। उदारवाद की आलोचना। उदारवाद के विरुद्ध कही जाने वाली बातों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो इसकी आलोचना में पहली आलोचना है, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, किंतु यह धारणा भ्रामक है। राज्य का निर्माण मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है, अतः उसका आदर्श मानव कल्याण में वृद्धि करना है। राज्य के बिना एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी आलोचना है, राज्य स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। उदारवादियों की यह धारणा भी अनुचित है कि राज्य के कार्यक्षेत्र में किया गया विस्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने वाला होगा, जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है, उनका हनन नहीं होता। अगला है खुली प्रतियोगिता दुर्बल वर्ग के लिए हानिप्रद। कुछ उदारवादी खुली प्रतियोगिता में विश्वास करते हैं तथा बलशाली ही जीवित रहे के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये स्थिति समाज के निर्बल वर्गों के लिए हानिकारक होगी। साथ ही आर्थिक क्षेत्र में भी खुली प्रतियोगिता सामाजिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। अगला है पूंजीवादी वर्ग का दर्शन।
उदारवाद पूंजीवादी वर्ग का दर्शन है। ये पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। यह राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार भी केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए देता है। सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धांत। उदारवाद की मान्यता है कि क्रमिक विकास द्वारा सामाजिक परिवर्तन लाना संभव है, जबकि वास्तविकता यह है कि वर्ग विभाजित समाज में परिवर्तन वर्ग संघर्ष तथा क्रांति द्वारा ही होता है। साथ ही उदारवाद आर्थिक सुधारों के द्वारा आर्थिक समानता स्थापित किया जाना संभव मानता है, जबकि बिना निजी संपत्ति को समाप्त किए आर्थिक समानता संभव नहीं है। अब है उदारवाद का योगदान। उदारवाद का प्रभाव जीवन के निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहला है सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में उदारवाद ने धार्मिक स्वतंत्रता व सहिष्णुता पर बल दिया, जिससे रोम के पोप की राजनीतिक शक्ति समाप्त हुई, चर्च व राज्य का अवांछनीय गठबंधन समाप्त हुआ तथा व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र हुआ। दूसरा है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद ने राजकीय हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार नीति पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप दूर दूर के देशों में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए और विश्व बाजार का निर्माण हुआ। अगला है राजनीतिक क्षेत्र। राजनीति के क्षेत्र में उदारवाद ने स्वतंत्रता व समानता पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया, जिससे राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं का अंत होकर विश्व के अनेक भागों में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत के समर्थन के कारण यूरोप की अनेक जातियों को तथा एशिया व अफ्रीका के अनेक देशों को स्वाधीनता प्राप्त हुई और उनमें राष्ट्रीय सरकारों का निर्माण हुआ। तो ये था राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।